लास्ट वीडियो में हमने बाजार की संरचना का अध्ययन किया था। उसमें बाजार की जो विशेषताएं होती हैं उसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं और जो उनकी डेफिनेशन है हमारी एकाधिकारी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वैधाधिकार, एकाधिकार, सबका हम देख चुके हैं। उसमें आज हम उसे थोड़ा डिटेल में करेंगे और जो सभी बाजार हैं यानी बाजार की जितनी भी संरचनाएं हैं उनको सभी में जो डिफरेंस है हम उसे देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम दोबारा देख लेते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता कौन सी क्या होती है। तो यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। एक वस्तु है जिसके बहुत से विक्रेता होते हैं। उसे उत्पादित करने वाले जो जो उसे बेचने वाले हैं, एक वस्तु के विक्रेता बहुत सारे होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की तुलना में किसी न किसी प्रकार रूप से भिन्न होती है। पर जो विक्रेता है, जितने भी एक वस्तु के विक्रेता बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सब की जो वस्तुएं हैं जिन्हें वो बेच रहे हैं उनमें कोई ना कोई अंतर होता है। रंग रूप या किसी भी प्रकार से उनमें अंतर होता है। वास्तव में एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता तथा एक की वह स्थिति के बीच की स्थिति है। जो वास्तव में हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति है। अगला है द्वैधाधिकार। तो द्वैधाधिकार क्या होता है? द्वैधाधिकार जो है हमारा वर्ड उसी से समझ आता है। द्वैधाधिकार यानी दो का अधिकार। तो द्वैधाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के केवल दो उत्पादक होते हैं। एक वस्तु है जिसके केवल दो ही उत्पादक हैं। द्वैधाधिकार की स्थिति में फर्म कीमत निर्धारित करते समय अपने प्रतियोगी द्वारा निर्धारित कीमत को ध्यान में रखती है। जब जो वस्तु का उत्पादन करते हैं वो सिर्फ दो ही विक्रेता होते हैं, दो ही उत्पादक होते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु है उसके उत्पादक दो होते हैं, लेकिन जो दोनों उत्पादक हैं वो अपनी वस्तु की कीमत कब निर्धारित करते हैं? जो प्रतियोगिता, जो उसकी कंपटीशन में एक और जो उत्पादक है उसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए वह अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं। यानी कि एक उत्पादक की कीमत का दूसरी उत्पादक की कीमत पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे की कीमत को ध्यान में रखकर ही द्वैधाधिकार में कीमत निर्धारित की जाती है। अगला है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार, अल्प का अर्थ है थोड़ा, तो अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक वस्तु के कुछ ही उत्पादक होते हैं, यानी थोड़े से उत्पादक होते हैं। जैसे बाजार में कार का उत्पादन करने वाली केवल 5 फर्में हैं, अतएव कारों के जो बाजारों को अल्पाधिकार कहा जाएगा। मान लीजिए जो कार है हमारे पास, उनके जो उत्पादक हैं, उनको जो उत्पादन करने वाले हैं वो केवल 5 ही हैं, 5 ही फर्म है हमारे पास कार उत्पादन करने वाली। तो इनका क्या अर्थ हुआ कि अल्प यानी थोड़े। तो अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें उत्पादक जो होते हैं वो थोड़े होते हैं, कम होते हैं। तो जो कारों की बाजार है उसको हम अल्पाधिकार कहेंगे। अगला है एकाधिकार प्रतियोगिता। अल्पाधिकार में डिफरेंस। सबसे पहले विक्रेताओं की संख्या। एकाधिकार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और अल्पाधिकार में थोड़े से विक्रेता होते हैं। सबसे पहले ये है, एकाधिकार में जो विक्रेता होंगे वो अधिक होते हैं और अल्पाधिकार में वो थोड़े होते हैं। अगला है मांग वक्र। तो मांग वक्र नीचे की ओर गिरी हुई वक्र होती है। जो एकाधिकारी प्रतियोगिता उसमें मांग वक्र कैसी होती है? नीचे की ओर गिरी हुई होती है। और जो अल्पाधिकार में मांग वक्र होती है वो कोनेदार होती है। अगला है कीमत निर्धारण। एकाधिकार में है जो कीमत निर्धारित की जा सकती है। जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है उसमें कीमत निर्धारित की जा सकती है एकाधिकारी प्रतियोगिता में। और अल्पाधिकार है कीमत अनिर्धारित होती है, यानी कि कीमत अनिर्धारित होती है। अल्पाधिकार में हम कीमत निर्धारित खुद नहीं कर सकते हैं। अगला है फर्मों का संबंध। एकाधिकार में फर्में स्वतंत्र होती हैं। फर्में यानी स्वतंत्र होती हैं, वो प्रवेश भी कर सकती हैं और छोड़ भी सकती हैं। लेकिन अल्पाधिकार में फर्मों में बहुत अधिक परस्पर निर्भरता होती है। फर्में जो हैं इसमें स्वतंत्र होती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में उसे अपनी कीमत निर्धारित करने के लिए दूसरी जो उत्पादक है उसकी कीमत को ध्यान में नहीं रखना पड़ता। वो स्वयं अपने जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। लेकिन जो अल्पाधिकार बाजार है उसमें जो फर्म है वो दूसरी फर्म पर निर्भर होती है, परस्पर उनमें निर्भरता अधिक पाई जाती है। अगला है वस्तु विभेद। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता है जो उसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। जो कोई भी विक्रेता है, जितने भी वस्तु के, उन विक्रेताओं के जो द्वारा वस्तु बेची जा रही है उनमें किसी न किसी प्रकार से डिफरेंस होता है।
लेकिन अल्पाधिकार जो उसमें वस्तु भी भेद हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है उसमें वस्तु में भी भेद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये था अल्पाधिकार और एकाधिकार में डिफरेंस। अगला है अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले विक्रेताओं की अल्प संख्या। तो अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। अल्प का अर्थ है थोड़ा, तो अल्पाधिकार जो बाजार की अवस्था है उसमें जो विक्रेताओं की संख्या है वो बहुत कम होती है तथा क्रेताओं की संख्या काफी अधिक होती है। विक्रेताओं की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक विक्रेता का पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रहता है। जो विक्रेता है वो कम संख्या में होते हैं, इसलिए जो किसी वस्तु की पूर्ति है उसके बड़े हिस्से पर, बड़े भाग पर जो एक विक्रेता है उसका हिस्सा बना रहता है, उसका नियंत्रण रहता है, इसलिए वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। अल्पाधिकार जो बाजार है वो कीमत को प्रभावित कर सकता है क्योंकि जो पूर्ति का एक बड़ा भाग है उस पर एक विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है क्योंकि विक्रेताओं की संख्या कम होती है। अगला है परस्पर निर्भरता। अल्पाधिकार की स्थिति में प्रत्येक फर्म किसी वस्तु के उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग बेचती है। अल्प का जो अधिकार है उस वो बाजार की व्यवस्था है जिसमें कि विक्रेता कम होते हैं, तो इसलिए जो पूर्ति है उस पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। और प्रत्येक फर्म किसी वस्तु के उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग बेचती है। जो प्रत्येक फर्म है वो वस्तु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बेचती है, तो इसलिए उन वस्तु की जो कीमत तथा पूर्ति के संबंध में वह जो निर्णय लेता है उसका दूसरी फर्मों के निर्णय पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो एक फर्म है किसी वस्तु की पूर्ति के संबंध में जो निर्णय लेगी कीमत और पूर्ति के संबंध में, उसका दूसरी फर्मों पर भी उस निर्णय का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक फर्म को फैसले लेने से पहले दूसरों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना पड़ता है। जो प्रत्येक फर्म है वो किसी भी जो फैसला लेगी पूर्ति या कीमत से रिलेटेड, तो उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों की फर्म हैं, जो दूसरे फर्में हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या क्रिया कर रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रख कर ही कोई फैसला लिया जा सकता है। इसका अर्थ है कि विभिन्न फर्में एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करती हैं, उन्हें कोई भी फैसला वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते हैं। उन्हें जो हमारे प्रतियोगी हैं उनके जो दूसरी फर्में हैं उनके प्रतिक्रिया जो उनकी क्रिया उनके बारे में ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए परस्पर वे निर्भर करते हैं। अगला है बिक्री लागत। तो प्रत्येक अल्पाधिकारी अपने उत्पादन की जो है बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन के विभिन्न प्रकारों का बहुत पर धन खर्च करता है। अल्पाधिकार है जो उसमें प्रत्येक उत्पादन की जो बिक्री है, अल्पाधिकार अपने अल्पाधिकारी है जो अल्पाधिकार की अवस्था है उसमें जो अल्पाधिकारी हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन यानी एड्स जो हैं उनको विभिन्न प्रकार से खर्च करता है, उन पर बहुत सारा धन अपना, और अपने प्रतियोगी से अधिक बिक्री करने के लिए वे कीमत कम करने के स्थान पर विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। यदि उन्हें अपनी जो वस्तु है उसकी अधिक बिक्री करनी है तो उन्हें कीमत कम करनी चाहिए, परंतु वे कीमत कम करने की बजाय अपना खर्च और बढ़ा लेते हैं, वो विज्ञापन पर खर्च अधिक करते हैं। तो वे कीमत कम करने के स्थान पर विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी बिक्री लागत ही बढ़ती है, समाज को उससे कोई लाभ नहीं होता है, और समाज को लाभ नहीं होगा तो बिक्री वस्तु ही कैसे अधिक होगी। तो जो है विज्ञापन से वो अपनी बिक्री लागत ही बढ़ा देते हैं, समाज को इनकी जो है विज्ञापन से कोई लाभ नहीं होता है। अगला है समूह का आकार। अल्पाधिकार में परस्पर निर्भरता पाई जाती है तथा फर्मों में प्रतियोगिता भी होती है। फर्में हैं जो उनमें एक दूसरे में कंपटीशन भी होता है और परस्पर निर्भरता पाई जाती है। प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। फर्म इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या तो स्वयं ही वस्तु की कीमत तथा मात्रा निर्धारित कर सकती है या फिर ग्रुप के रूप में समझौता करके। एक वस्तु है, एक जो ये हैं अल्पाधिकारी हैं वो एक वस्तु की उद्देश्य अपने जो फर्म का उद्देश्य है जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या तो वो स्वयं ही वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकते हैं, कीमत तथा मात्रा को, या फिर वो ग्रुप में समझौता भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सभी मिलकर। इसलिए जो समूह का आकार है इसमें होता है वो अल्पाधिकार में प्रत्येक फर्म अपने उद्देश्य को अपने लाभ को बढ़ाने के लिए या तो कीमत स्वयं निर्धारित करे या फिर ग्रुप से समझौता कर ले। अब है पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है। इन तीनों जो बाजार हैं इनमें हम डिफरेंस को करेंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और एकाधिकारी में सबसे पहले हम देखेंगे विक्रेताओं की संख्या। जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक विक्रेता होते हैं।
अपूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें अधिक विक्रेता होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता से है, और ये है एकाधिकार बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक विक्रेता होते हैं, लेकिन जो एकाधिकार है उसमें केवल एक ही विक्रेता होता है, क्योंकि एकाधिकार यानी एक का अधिकार। तो एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है। अगला है वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जो उसमें समान वस्तुएं होती हैं, रंग रूप आकार के आधार पर वस्तुओं में कोई भी भेद नहीं पाया जाता। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु भेद पाया जाता है। प्रत्येक विक्रेता जो वस्तु को बेचता है उसमें किसी न किसी प्रकार से डिफरेंस होता है प्रत्येक विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु में। एकाधिकारी जो प्रतियोगिता उसमें एक समान या वस्तु विभेद हो सकता है। वस्तु जो है एक समान भी हो सकती है और वस्तु विभेद भी हो सकता है। तो जो एकाधिकार है बाजार उसमें वस्तु समान भी हो सकती है, यानी जो उत्पादित वस्तु है वो समान भी हो सकती है और वस्तु विभेद भी हो सकता है। एक स्थान पर मान लीजिए कोई वस्तु दूसरे प्रकार की बेची जा रही है, दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार की बेची जा रही है, तो वस्तु विभेद भी हो सकता है। अगला है कीमत। तो अब जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें कीमत समान होती है। एक वस्तु है जो उसकी पूरे बाजार में वही कीमत होगी, सभी विक्रेता एक ही कीमत पर वस्तु को बेचेंगे, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है और फर्में हैं जो सभी उसी कीमत को स्वीकार करती हैं, क्योंकि उद्योग कीमत निर्धारक होता है और फर्म कीमत स्वीकारक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विभिन्न कीमतें होती हैं। एक वस्तु है जो वो रंग रूप आधार के आधार पर भिन्न होती है, तो इसलिए जो कीमत है वो भी भिन्न हो सकती है, भिन्न होगी कीमत, क्योंकि सभी वस्तुएं में जो डिफरेंस है इसी आधार पर कीमत में भी डिफरेंस होगा। एकाधिकार में एक कीमत या विभेद भी हो सकता है। जो वस्तु है उसमें विभेद भी हो सकता है। किसी को एक चीज जो है किसी रेट में दी जा रही है और दूसरे व्यक्ति को किसी रेट में दी जा रही है, तो कीमत समान भी हो सकती है और कीमत विभेद भी हो सकता है। अगला है फर्मों का प्रवेश। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है। फर्में जो जब अगर उन्हें लाभ की आशंका दिखाई दे रही है, लाभ की उम्मीद है, तो वो फर्में प्रवेश कर सकती हैं, और यदि वो फर्में छोड़ना चाहती हैं उद्योग को, तो फर्में उद्योग को छोड़ भी सकती हैं, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रवेश पर स्वतंत्रता होती है। प्रवेश अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उद्योग में कोई रुकावट नहीं होती है। एकाधिकार में प्रवेश पर रुकावट होती है। एकाधिकार जो प्रतियोगिता है, एकाधिकार बाजार में प्रवेश पर रुकावट होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला है बाजार दशाओं का ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता और विक्रेता दोनों को पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता को भी पूर्ण ज्ञान होता है कि यह जो वस्तु है वो संपूर्ण बाजार में किस रेट पर बेची जा रही है। वस्तु की कीमत के बारे में क्रेता को पूरा ज्ञान होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो बाजार है उसमें क्रेता को कोई कीमत का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि कीमत विभेद होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। एकाधिकार जो बाजार है उसमें अपूर्ण ज्ञान होता है। जो क्रेता है उसको वस्तु की कीमत का ज्ञान नहीं होता है। अगला है गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। वस्तु में पूर्ण गतिशील होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो अवस्था है उसमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। गतिशीलता का अर्थ यानी परिवर्तनीय। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण परिवर्तनीय जो स्थिति होती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उसमें पूर्ण गतिशीलता नहीं होती है, गतिशीलता नहीं पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। एकाधिकार में भी अपूर्ण गतिशीलता होती है, यानी कि गतिशीलता नहीं होती है। अगला है विक्रय लागत। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसमें विक्रय लागत नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विज्ञापन एड्स जो हैं इन पर कोई खर्च नहीं किया जाता है, विक्रय लागत नहीं होती है। और जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जो उसमें विक्रय लागत अधिक होती है, क्योंकि विज्ञापन आदि पर धन अधिक खर्च करते हैं। और एकाधिकार है जो उसमें बहुत कम होती है। एकाधिकार बाजार उसमें भी विक्रय लागत बहुत कम होती है, क्योंकि ये एकाधिकार जो बाजार उसमें विक्रय लागत पर ज़्यादा खर्च नहीं करते, धन है जो विज्ञापन आदि पर खर्च नहीं करते हैं। अगला यातायात व्यय यानी यातायात की लागत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यातायात की लागत नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जो उसमें कीमत सभी की एक होती है, तो कोई भी किसी वस्तु को दूसरी जगह से मंगाकर यातायात लगाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उस स्थान पर भी वस्तु की कीमत की जो है वही रहेगी, और दूसरे स्थान पर अगर वो बेचेंगे वस्तु को वहाँ पर भी कीमत वही रहेगी।
एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में जो यातायात लागत है वो होती है। ये एक दूसरे स्थान से जो वस्तुएं उन पर भेजते हैं दूसरे स्थानों पर, तो इसमें यातायात की लागत होती है। एकाधिकार बाजार में यातायात लागत होती है। ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार के बीच का डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।